जिन्होंने भी फर्स्ट सेमेस्टर में MIL AEC में हिंदी लिए हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 से पहला क्वेश्चन, हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? तो हिंदी में मूल स्वर है 4, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो इनमें से नवीन विकसित ध्वनियाँ तालव्य स और दंती स, यानी ऑप्शन डी। व्यंजन, क्वेश्चन नंबर 4, व्यंजन कितने होते हैं? तो इस व्यंजन 33 होते हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठी, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, 22 भाषाओं का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में है? तो 22 भाषाओं का वर्णन संविधान के 8वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 7, देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, किस अनुच्छेद में हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 345, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, 1955 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राजभाषा का गठन किया गया था? तो 1955 ईस्वी में राजभाषा का गठन बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया था, जो कि ऑप्शन बी में है, बाल गंगाधर खेर, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि आप सभी को पता होगा कि हिंदी का लिपि देवनागरी ही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? तो इसकी भी लिपि देवनागरी ही है, तो 11 का भी डी हो जाएगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि खरोष्ठी लिपि है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्यों ने लिखना आरंभ किस लिपि के द्वारा किया? तो मनुष्यों ने लिखना आरंभ चित्र लिपि के द्वारा किया, यानी ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन, देवनागरी लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है, यानी 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, वर्णात्मक लिपि की विशेषता है? तो वर्णात्मक लिपि की विशेषता है वर्ण, यानी कि ऑप्शन बी। प्राचीन भारत की प्राचीन लिपि कौन है? तो प्राचीन भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मणी है, तो ब्राह्मणी ऑप्शन ए में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि देवनागरी लिपि से पर्याप्त साम्य रखती है? तो गुजराती, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1963 ईस्वी में किसने प्रकाशित किया था? तो इसको केंद्रीय हिंद निदेशालय ने प्रकाशित किया था, यानी कि 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 20, लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियाँ, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा तो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, यानी 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, देवनागरी का विकसित क्रम क्या है? तो देवनागरी का विकसित क्रम है सबसे पहले ब्राह्मणी, उसके बाद गुप्त, उसके बाद कुटिल, कुटिल के बाद प्राचीन नागरी, और अंत में देवनागरी, यानी सबसे नया देवनागरी है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्राह्मणी, गुप्त, कुटिल, प्राचीन नागरी तथा देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 24, देवनागरी को राष्ट्रलिपि अपनाने की बात किसने सबसे पहले की? तो शारदा चरण मित्र ने की, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बी हो जाएगा सही। प्रारूपण में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? तो प्रारूपण में सबसे ऊपर संख्या लिखा जाता है, यानी 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, टिप्पणी लेखन में लिपिक कहाँ हस्ताक्षर करता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा बी, बाईं ओर। संक्षेपीकरण का अर्थ है, संक्षेपीकरण का अर्थ है सार लेखन, यानी कि ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन, संक्षेपण में उद्धत अंश को लिखा जाता है, तो साक्षित संक्षिप्त करके, ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19, अकाउंट का हिंदी अनुवाद क्या है? अकाउंट का हिंदी अनुवाद लेखा है, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, पार्लियामेंट का हिंदी अनुवाद क्या है? तो पार्लियामेंट का हिंदी अनुवाद तो संसद होता है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। सिलेबस का हिंदी अनुवाद, सिलेबस का हिंदी अनुवाद आप लोग को पता ही होगा, और पाठ्यक्रम होता है, तो 31 का बी हो जाएगा। वेंडोर का हिंदी अनुवाद क्या है? तो वेंडोर का होता है विक्रेता। वोटर, वोटर का हिंदी अनुवाद क्या है? तो वोटर का हिंदी अनुवाद तो मतदाता होता है, यानी 33 का बी हो जाएगा। घुटने टेकने का अर्थ है, किसी के सामने घुटने टेकने का अर्थ क्या होता है कि हम अपना हार स्वीकार कर लेते हैं, यानी 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 एक में कहा गया, तो यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 35 का। क्वेश्चन नंबर 36, राजभाषा हिंदी के कार्यशील स्वरूप को क्या कहा जाता है? तो प्रयोजन मूलक हिंदी, यानी 36 का सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा सरकारी पत्र के प्रकार है? स्मरण पत्र, गस्ती पत्र, द्रुतगामी पत्र, तो इनमें से सभी होगा, यानी कि स्मरण पत्र भी होगा, गस्ती पत्र भी होगा, द्रुतगामी पत्र भी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, 9 2 11 होना मुहावरा का, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना, तो 38 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आँख का तारा होना यानी बहुत प्रिय होना, यानी 39 का सी। 40, घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ है? घी के दिए जलाना मतलब खूब खुशी मनाना, यानी खूब आनंद मनाना, तो ऑप्शन 40 का डी हो जाएगा सही। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है? लोहे का चने चबाना यानी कठिन परिश्रम करना, यानी 41 का ए हो जाएगा। 42, संक्षेपण में कितनी शब्द संख्या रखी जाती थी? संक्षेपण में 1/3 शब्द संख्या रखी जाती है, यानी ऑप्शन 42 का ए हो जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 43, किसी संक्षिप्त कथन को विस्तार पूर्वक लिखना क्या कहलाता है? तो पल पल्लवन कहलाता है, तो ऑप्शन 43 का ए हो जाएगा। पल्लवन के विपरीत इनमें से क्या है? तो संक्षेपण, पल्लवन का विपरीत क्या है? संक्षेपण। नोटिंग किसका दूसरा नाम है? तो टिप्पण का, यानी टिप्पणी का। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन टिप्पण का भेद नहीं है? यानी इनमें से कौन टिप्पण का भेद नहीं है? तो कल्पनात्मक टिप्पणी, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, प्रारूपण का अन्य नाम इनमें से कौन नहीं है? तो संक्षेपण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, प्रारूपण का प्रयोग कहाँ होता है? तो कार्यालय में होता है, यानी कि ऑप्शन सी। 49, ड्राफ्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग को हिंदी में प्रारूपण कहा जाता है, यानी 49 का सी हो जाएगा। 50, ट्रांसलेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो ट्रांसलेशन को तो अनुवाद कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी। अनुवाद एक शिल्प है, यह कथन किसका है? तो यह कथन न्यूमार्क का है, यानी 51 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें कौन अनुवाद का प्रकार नहीं है? अनुवाद का प्रकार कौन नहीं है? तो प्रारूपण, क्योंकि रूपांतरण तो अनुवाद का प्रकार है, शब्द अनुवाद भी है, भावानुवाद भी है, यानी प्रारूपण हो जाएगा ऑप्शन डी 52 का। क्वेश्चन नंबर 53, अनुवाद में कम से कम कितनी भाषाओं का ज्ञान आवश्यक होता है? तो अनुवाद में कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 54, संक्षेपण होता है मूल अवतरण का 1/3। क्वेश्चन नंबर 55, टिप्पण का प्रयोग होता है कार्यालय में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, पल्लवन होता है भाव का विस्तार, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57, टिप्पण में आदेश देता है अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 58, ऊँट के मुंह में जीरा का फोड़न का अर्थ है? ये इसमें पूरा नहीं लिखा गया है, पूरा होता है ऊँट के मुंह में जीरा के फोड़न, तो इसका मतलब होता है आवश्यकता से कम दिया जाना, मतलब जिसको जितना आवश्यकता है उससे कम दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं ऊँट के मुंह में जीरा के फोड़न, तो 58 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, हाथ मलना का अर्थ है? हाथ मलना का अर्थ है पछताना। हाथ कब मलते हैं? हाथ मलने का अर्थ तो यही होता है कि किसी बात को लेकर पछताना कि काश हम ऐसा नहीं करते, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, कमर कसना का अर्थ है? तो कमर कसना का अर्थ होता है कठिन संघर्ष से जूझना। क्वेश्चन नंबर 61, कलम तोड़ना का अर्थ है बहुत अच्छा लिखना। क्वेश्चन नंबर 62, हाथ कंगन को आरसी क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो 62 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है? इसका अर्थ होता है पूर्ण निरक्षर, यानी पूरी तरह से अनपढ़। क्वेश्चन नंबर 64, अंधेर नगरी चौपट राजा का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है जैसा राजा वैसी प्रजा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, आम का आम गुठली का दाम,
यानी डबल मुनाफा कमाना यानी दुगुना लाभ होना। क्वेश्चन नंबर 65 का ये हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, कान भरना यानी चुगली करना, किसी के खिलाफ किसी को भड़काना। ईंट से ईंट बजाना का अर्थ है विनाश करना। क्वेश्चन नंबर 67 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, संक्षेपण की अनिवार्य शर्त है संक्षिप्तता। क्वेश्चन नंबर 69, संक्षेपण का विलोम है पल्लवन। संक्षेपण में शीर्षक होना है अनिवार्य, बिना शीर्षक के तो संक्षेपण हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 71, संक्षेपण के आवश्यक गुण है भाषा की स्पष्टता, सरलता, संक्षिप्तता। तो ये तीनों ही संक्षेपण के आवश्यक गुण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72, पल्लवन का दूसरा नाम है, तो पल्लवन का दूसरा नाम है भाव विस्तारण। 73 नंबर क्वेश्चन, पल्लवन का मूल अवतरण होना चाहिए विचारोत्तेजक, सार्थक, भावोत्तेजक। इनमें से सभी होगा इसका आंसर, तो 73 का डी हो जाएगा। 74, कार्यालय पत्राचार के उदाहरण है, तो कार्यालय, आदेश, आलेखन, अधिसूचना, ये तीनों ही हो जाएंगे, तो 74 का डी हो जाएगा। प्रारूपण लिखे जाते हैं लिपिक द्वारा। प्रारूपण किसके द्वारा लिखे जाते हैं, तो लिपिक द्वारा लिखे जाते हैं, तो 75 का सी हो जाएगा। 76, सरकारी पत्र में प्रेषक विभाग का नाम रहता है सबसे ऊपर बाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 77, अनुवाद के प्रकार, तो अनुवाद के प्रकार भावानुवाद होता है, शब्दानुवाद होता है, आशु अनुवाद होता है, तीनों ही होता है, तो 77 का डी हो जाएगा। 78 का अनुवाद प्रक्रिया के सोपान है, इसका भी डी हो जाएगा। संक्षेपण की विशेषताएं हैं, इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा। संक्षेपण मूल अवतरण होता है 1/3 यानी कि 80 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, संक्षेपण की भाषा में प्रयोग किया जाता है अन्य पुरुष यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82, पल्लवन का अनिवार्य गुण है, तो विस्तारण यानी कि ऑप्शन ए। 83 नंबर क्वेश्चन, पल्लवन के समय ध्यान रखना चाहिए भाषा की स्पष्टता पर, व्याकरणिक अशुद्धियों पर, भावों की क्रमबद्धता पर, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, टिप्पणी के द्वारा दिया जाता है टिप्पणी के द्वारा क्या दिया जाता है, किसी को निर्देश या सुझाव या सूचना कि आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, तो टिप्पणी करना, किसी पे टिप्पणी करना, तो ऑप्शन 84 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, टिप्पणी के प्रकार हैं आदेशात्मक टिप्पणी, विचारणात्मक टिप्पणी, यानी विचारात्मक टिप्पणी, यानी कि दोनों सही हो जाएगा। टिप्पणी के कई प्रकार होते हैं, दो, आदेशात्मक टिप्पणी, विचारात्मक टिप्पणी, यानी कि 85 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 86, कार्यालयी पत्राचार का उदाहरण है अधिसूचना। सरकार पत्र के स्वनिर्देश में लिखा जाता है, तो 87 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 88, सरकारी पत्र के संबोधन में होता है महोदय, यानी 88 का डी। क्वेश्चन नंबर 89, सरकारी पत्र में प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित लिखा जाता है पत्र के सबसे नीचे। सरकारी पत्र में पत्र संख्या अंकित रहती है सबसे ऊपर, यानी 90 का ए। 91, अनुवाद का महत्व है विश्व साहित्य के अध्ययन में, 91 का सी हो जाएगा। 92, अच्छे अनुवादक के लिए होना चाहिए 2 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए लगभग, हाँ हाँ 2 भाषाओं का तो ज्ञान होना ही चाहिए, तभी तो वो एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद कर पाएगा। उसके बाद अभिव्यक्ति कौशल, और उसमें उस प्रकार का कौशल होना चाहिए कि हाँ वो एक सब्जेक्ट को, एक विषय को दूसरे विषय में अनुवादित कर पाए। और तीसरा व्यापक अध्ययन, तो अध्ययन तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, तो 92 का डी। 93, अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार किसकी पुस्तक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जयंती प्रसाद नौटियाल की। जुबिन नौटियाल नहीं, जयंती प्रसाद नौटियाल की। जुबिन नौटियाल तो सिंगर है, अभी नौटियाल नहीं मार दीजिएगा। अब यूनिट 1 का ऑब्जेक्टिव तो खत्म हो गया, अब यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 क्या है, हिंदी की चयनित गद्य रचनाएं। अब गद्य रचनाएं के बारे में बेटो, पहला चैप्टर क्या है इसमें, बेटो वाली विधवा, जिसके लेखक कौन है, प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। प्रेमचंद जी का जन्म 13 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म लमही में हुआ था। लमही में कब हुआ था, 13 जुलाई 1880 को। क्वेश्चन नंबर 3, बेटो वाली विधवा कहानी के लेखक कौन है। तो बेटो वाली विधवा कहानी के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद जी है, यानी प्रेमचंद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, मुंशी प्रेमचंद किस रूप में विख्यात है। तो मुंशी प्रेमचंद जी कथा सम्राट के लिए विख्यात है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 5, क्वेश्चन नंबर 5, पंडित अयोध्यानाथ के कितने पुत्र थे। तो पंडित अयोध्यानाथ के 4 पुत्र थे, यानी कि ऑप्शन सी।
6 नंबर, कुमुद का विवाह किससे हुआ? तो कुमुद का विवाह जो है दीनदयाल से होता है। क्वेश्चन नंबर 7, फूलमती के किस पुत्र ने अखबार में आपत्तिजनक लेख लिखा था? कामता नाथ ने, यानी 7 का सी हो जाएगा। अब दूसरा चैप्टर है भय, रामचंद्र शुक्ल, भय यानी जिसको रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि पहला क्वेश्चन, शुक्ल जी के कविता संग्रह का नाम क्या है? तो मधु स्रोत नाम है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? तो त्रिवेणी, यानी कि ऑप्शन डी। भय निबंध के लेखक कौन है? तो भय निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, ये तो ऊपर में ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? तो भय होता है, ऑप्शन 4 का भी हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर का ही नाम भय है तो आंसर भी भय ही होगा। यदि क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई सामान्य व्यक्ति किसी से कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो कौन सा भाव उत्पन्न होगा? तो अगर हमको कोई ऐसा कहता है और उसका नाम नहीं बताता है तो हम क्या आएगा? क्रोध ही आएगा कि क्या है ये सब बता रहा है लेकिन ये नहीं बताया कि कौन करेगा, तो क्या बताएगा ये? तो क्रोध आएगा ही। तो 5 का क्या हो जाएगा? क्रोध। कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, ऐसा वाक्य सुनकर क्या अनुभूत होगा? भय लगेगा। देखिए क्रोध तो आएगा है कि बताया सही से लेकिन बताया नहीं कि कौन काहे इसे बोला, लेकिन भय भी आएगा कि कहीं सच में मेरा पैर हाथ तो नहीं तोड़ देगा। तो 6 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब है तीसरा चैप्टर, गेहूं और गुलाब। वाह क्या नाम है चैप्टर का, गेहूं और गुलाब। तो इसके लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म अपने ही जिले मुजफ्फरपुर के कटरा में हुआ था। यानी राम वृक्ष बेनीपुरी कहाँ के हैं? तो अपने जिले मुजफ्फरपुर के ही हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? कटरा में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1902 में हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम फुलवंत सिंह था। तो 3 का ए हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी किस रूप में ख्यात है? तो गद्यकार के रूप में ख्यात है। ख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध, मतलब किस लिए जाने जाते हैं? तो गद्य के लिए जाने जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं किस विद्या में उपलब्ध होती है? तो नाटक में भी उपलब्ध है, उपन्यास भी उपलब्ध है और कहानी में भी। कहानी यानी गद्य का मतलब तो ये होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मैदान जाते जा रहे हैं, बाग उजारे जा रहे हैं, नहीं, मैदान जोते जा रहे हैं, सॉरी, बाग उजारे जा रहे हैं, किसके लिए है? कि गेहूं के लिए है। मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजारे जा रहे हैं, किसके लिए? गेहूं के फसल के लिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 6 का। 7 नंबर, गेहूं और गुलाब के बीच आवश्यक है। तो गेहूं और गुलाब के बीच क्या आवश्यक है? संतुलन बनाए रखना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर, गुलाब की दुनिया किसका प्रतीक है? मानस की। गुलाब की दुनिया किसका प्रतीक है? तो मानस का है। गेहूं और गुलाब शीर्षक पाठ क्या है? तो शब्द चित्र है। बेनीपुरी जी ने गेहूं को किसका प्रतीक माना है? तो भौतिक विकास का प्रतीक माना है। अब चौथा चैप्टर आता है, श्री राहुल संकृत्यायन। इनका लेखक कौन है? इनके लेखक भी है रामधारी सिंह दिनकर जी, जो पहले फर्स्ट चैप्टर के थे वही हैं। तो पहला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में, तो पहले भी बताया मैंने। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया मुंगेर जिले में हुआ था, यानी बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया में हुआ था। दिनकर जी मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष कब बने? मतलब वो विभागाध्यक्ष भी बने थे मुजफ्फरपुर के, यानी 1940 में बने हुए थे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1940। दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कब बने? 1964। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, यानी पुरस्कार दिया गया। दिनकर किस युग के कवि है? तो छायावादेतर युग के कवि है। दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय। राहुल संकृत्यायन का पहला नाम क्या था? रामोदर दास। राहुल जी किस मत के पोषक थे? तो अनीश्वरवाद। राहुल जी किसे श्रेष्ठ मानते थे? तो मनुष्य को श्रेष्ठ मानते थे। अब आता है सदाचार का ताबीज, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में, जो कि 22 अगस्त 1924 को हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 3, हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1982 में मिला, यानी ऑप्शन ए। 4 नंबर, राजा ने दरबारियों से क्या पूछा? तो भ्रष्टाचार है, यही पूछा। 5 नंबर, भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम किसको सौंपा गया? तो विशेषज्ञों को, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ताबीज बंधा होने पर भी 31 तारीख को कर्मचारी ने घूस लेना क्यों स्वीकार कर लिया? पैसे खत्म हो गए थे, इसी कारण। राजा को क्या चीज दिखाई नहीं देती थी? तो भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता था राजा को। क्वेश्चन नंबर 8, विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार की क्या क्या विशेषताएं बताई? वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, उसे हाथ से नहीं पकड़ सकते, वह सर्वत्र व्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 9, मंत्री ने भ्रष्टाचार मिटाने का क्या उपाय सुझाया है, यानी सुझाया था? तो पहला उपाय था साधु से सदाचार का ताबीज बनाया। दूसरा, वह मंत्रों से सिद्ध है। तीसरा, उसको बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। शर्मा जी शर्मा जी किस जिले के निवासी थे? छपरा जिले के। देवेंद्र नाथ शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? 1919 में। बाबर की ममता की विद्या है, यह क्या है? एकांकी है। औलाद उस बादशाहत से भी कहीं ज़्यादा प्यारी चीज़ है, यह कथन किसका है? बाबर का। 5 नंबर, बाबर की ममता के रचयिता कौन है? देवेंद्र नाथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6, बाबर की ममता एकांकी में किस बादशाह का पुत्र प्रेम वर्णित है? बाबर के प्रेम के बारे में बताया गया है। बाबर की ममता किस प्रकार की रचना है? एकांकी है। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की रचना है, क्या है? बाबर की ममता। दवा बीमारी की होती है, मौत की नहीं, यह कथन किसका है? बाबर। वाह, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 10, अल्लाह मेरी ख्वाहिश पूरी करे, इस कथन में क्या ख्वाहिश है? हुमायूं की प्राण की रक्षा। अब यूनिट 2 खत्म हो गया। अब यूनिट 2 में आते हैं हिंदी की चयनित कविताएं, यानी कि साखी। साखी जिसके लेखक कौन है? कबीर। पहला, कबीर किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के। कबीर भक्ति काल के कैसे कवि है? तो निर्गुण कवि है। कबीर की कीर्ति है बीजक। कबीर के दोहे कहलाते हैं साखी। तो कबीर के दोहे क्या कहलाते हैं? साखी। कबीर जाति थे, कबीर जुल्हा जाति के थे। बीजक किसकी रचना है? कबीर की। कबीर के गुरु थे रामानंद, यानी कि 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा। साखी की रचना किस कवि ने की थी? कबीर ने। मंडप गमन खंड, जिसको मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। जायसी का जन्म कब हुआ था? तो 1492 ईस्वी में, यानी कि 1 का सी हो जाएगा। 2, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि? तो प्रेम मार्गी शाखा के। क्वेश्चन नंबर 3, पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी जी की। क्वेश्चन नंबर 4, पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी भाषा है। 5 नंबर क्वेश्चन, जायसी की प्रसिद्ध का मूलाधार है पद्मावत। 6 नंबर, पद्मावत में प्रतीकात्मक शब्द शरीर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर 7, पद्मावत में कुल कितने खंड है? तो 57। पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? समासोक्ति। क्वेश्चन नंबर 9, पद्मावत के अनुच्छेदों को कहा गया है खंड। पद्मावत की रचना किस छंद में हुई है? दोहा, चौपाई। तुलसीदास किस काल के कवि है? तुलसीदास भी भक्ति काल के ही कवि है। तुलसीदास को तुलसी नाम किन से मिला था? नरहरिदास से। क्वेश्चन नंबर 3, तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरिदास। क्वेश्चन नंबर 4, तुलसीदास इनमें से कैसे कवि है? तो राम भक्त कवि है। तुलसीदास राम भक्त कवि थे। क्वेश्चन नंबर 5, तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति है रामचरितमानस। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। तो रामचरितमानस किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में। रामचरितमानस का काव्य रूप है महाकाव्य। पुष्प वाटिका प्रसंग किसकी रचना है? तुलसीदास की। पुष्प वाटिका प्रसंग किस कांड का अंश है? बाल कांड का। पुष्प वाटिका प्रसंग किस पुस्तक का अंश है? रामचरितमानस का। भारत दुर्दशा, जिनको भारतेंदु जी ने लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की शिक्षा कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन सी, गोरखपुर में। भारतेंदु हरिश्चंद्र कैसे कवि थे? तो कृष्ण भक्त। ऑप्शन भी हो जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, भारतेंदु किसके भक्त थे? तो राधा कृष्ण के, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय से संबंध थे? वल्लभ संप्रदाय, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत दुर्दशा के रचयिता। तो भारत दुर्दशा के रचयिता भारतेंदु जी है। अब क्वेश्चन नंबर 7, भारत दुर्दशा कविता में किस भावना की अभिव्यक्ति हुई है? तो देश प्रेम की भावना। ऑप्शन बी।
राजे ने अपनी रखवाली की, इसके लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला की पहली कविता कौन सी है? तो जूही की कली। निराला किस युग के कवि थे? तो छायावादी युग के थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो महिषादल बंगाल में हुआ था, यानी ये बिहार के नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4, राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव क्या है? सामंतवादी प्रवृत्तियों पर व्यंग्य की प्रस्तुति, यानी कि ऑप्शन बी। राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता निराला की किस कृति में संग्रहित है? नए पत्ते, यानी कि ऑप्शन बी। अपघटन, घटना, क्या समाधान? इसके लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया मुंगेर में हुआ था। दिनकर जी मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष कब बने थे? 1940 में। दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कब बने थे? तो 1964, ऑप्शन बी। दिनकर किस युग के कवि है? तो छायावादोत्तर युग के। दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? संस्कृति के 4 अध्याय। अपघटन, घटन, क्या समाधान? कविता के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित पंक्ति करुणामय, करुणाप्राण, निखिल असरण पतितों की एक शरण जग को देने को अम्ल मृत्यु का किया, जिन्होंने स्वयं वरण किस कविता से उद्धत है? तो ऑप्शन ए अपघटन, घटना, क्या समाधान। तो AEC 1 यानी MIL 1 में टोटल 3 यूनिट है, और मैंने तीनों यूनिट का जितना ऑब्जेक्टिव हो सकता था मैंने करवा दिया, और उम्मीद है कि इन्हीं ऑब्जेक्टिव से आपका एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी कि एग्ज़ाम में तो 10 क्वेश्चन पूछते हैं, तो 10 क्वेश्चन इसी से आएंगे। धन्यवाद।